हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स को फोकस करते हुए त्रिवाना क्लासेस आपके लिए हिस्ट्री के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स से लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया है और हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए आंसर्स को डिस्कस करते हुए अपने बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो एक क्विक रिवीजन आपका होता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जैसे आइए स्टार्ट करें क्विक रिवीजन। हिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई, चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप एंड चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, इन दोनों ही चैप्टर को आप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं और ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, लेकिन उनके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। इससे आपका ओवरऑल एक रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप देखते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कहां से होती है। तो फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो यूरोप के लोगों को भी ये पता चला कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जैसी चीजें हो सकती हैं, सिस्टम को बदला जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने, बहुत सारे एरियाज में इन रेवोल्यूशंस को देखा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना किससे रिलेट करती है। तो ट्रीटी ऑफ वियना जुड़ी है नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से। नेपोलियन से कैसे जुड़ी हुई है? तो ट्रीटी ऑफ वियना क्यों हुई थी, इसके पीछे का रीजन हम समझ लेते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस को फाइनली कैप्चर किया अपने मिलिट्री पावर्स के थ्रू, क्योंकि फ्रांस का ही था नेपोलियन और फ्रांस का कमांडर, आर्मी का कमांडर इन चीफ था, सुप्रीम लीडर, और उसके लीडरशिप में बहुत सारी वॉर्स फ्रेंच आर्मी ने जीती। तो जिस टाइम में डायरेक्टरी रूल आया, डायरेक्टरी रूल के वीक पड़ने पर नेपोलियन ने पूरे फ्रांस को अपने अंडर कर लिया और खुद को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया। तो 1804 वो ईयर था जिस ईयर से नेपोलियन ने रूल करना स्टार्ट किया और बहुत सारे टेरिटरीज को एनेक्स किया। फ्रांस की बाउंड्रीज से लगे बहुत सारे कंट्रीज को उसने जीत लिया और वहां पर मोनार्कीज को हटाकर और उनकी जगह पर अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान के लोगों को एज अ डिक्टेटर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव रूलर के रूप में बैठा दिया। तो 1804 के बाद 1815 में बहुत सारे मोनार्कीज के कंबाइंड आर्मीज ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के बैटल में हराया, बैटल ऑफ वाटरलू। और बैटल ऑफ वाटरलू के होने के बाद, नेपोलियन के हार जाने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना की गई। और ट्रीटी ऑफ वियना का ईयर भी आप देख रहे हैं 1815 है। और ट्रीटी ऑफ वियना को लीड किया था जो ड्यूक मैटरनिक, एक नाम आता है ड्यूक मैटरनिक है ना। तो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम क्या था? नेपोलियन का फैलाया हुआ रायता साफ करना। नेपोलियन ने जितना चेंज अपने जीती हुई टेरिटरीज में किया था, उन सभी चेंजेस को खत्म करके और एक कंजर्वेटिव ऑर्डर ऑफ सोसाइटी को रिस्टोर करना। तो फर्स्ट इसमें आप अगर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, तो वो ये था कि जहां जहां भी मोनार्की को हटाया गया है वहां मोनार्की को रिस्टोर किया जाए। क्या किया जाए? रिस्टोर किया जाए। बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में दोबारा से रिस्टोर किया जाए, ठीक, और एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट किया जाए, ठीक, जिससे मोनार्की और उसकी पावर्स बची रहें और उनको कोई इन फ्यूचर टच न कर सके। साथ साथ फ्रांस इन फ्यूचर फिर से एक्सपैंड न कर सके, इसलिए फ्रांस की बाउंड्रीज पर बहुत सारे न्यू स्टेट्स बना दिए गए। इन न्यू स्टेट्स का काम क्या था कि फ्रांस को इन फ्यूचर एक्सपैंड होने से रोकना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच फीमेल एलिगरी रिप्रेजेंट द
जर्मन नेशन वियरिंग अ क्राउन ऑफ फोक लीव्स, है ना, ओक लीव्स। तो ओक एक ट्री होता है, उसके लीव्स का क्राउन एलिगरी ने पहन रखा है। तो पहले बात करते हैं एलिगरीज क्या है। ठीक, तो एलिगरी क्या है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ कंट्री, किसी देश को किसी जीवंत शरीर का रूप देकर दिखाया जाए। जैसे जब हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सबसे पहले भारत माता के ऊपर एक वंदे मातरम लिखा, तो सबसे पहली छवि भारत माता की उन्होंने दुनिया को दिखाई कि भारत माता कैसी हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। और फिर उसी छवि को पढ़ते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई जो एक एस्थेटिक और काम फिगर में है। सेम ऐसे ही इन एलिगरीज को जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इन सभी जगह पर यूज किया गया। तो जर्मनी में जो एलिगरी थी उसका नाम था जर्मेनिया। क्या नाम था? जर्मेनिया। ओक लीव्स का उसने क्राउन पहना हुआ है। तो एलिगरीज समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। व्हाट डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म मीन फॉर न्यू मिडिल? अच्छा, अब शो हो रहा है। हाँ, यस। What did the concept of liberalism mean for the new middle classes in the early 19th century? ठीक, अर्ली 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का क्या मतलब था? तो आप जानते हैं लिबरल वर्ड लिबर से आया है, एंड लिबर मीन्स होता है फ्री, किसी चीज का फ्री हो जाना। इट मीन्स स्वतंत्रता का परिचायक है। तो हम कहते हैं फ्रीडम का सिनोनिम है लिबर्टी, है ना। लिबरल वर्ड में एक और वर्ड आपको दिखाई देता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था? 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म के कई डायमेंशन से मतलब निकाले जा सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकली इसकी बात करें तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब है ना, अपने रूलर्स को इलेक्ट करने की आजादी। जब हम कहेंगे पीपल हैज द पावर टू इलेक्ट their rulers by own, so this is called political liberalism. Economical liberalism क्या है? Economical liberalism बाजार की आजादी को दिखाता है। फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट, इट मीन्स व्हेन जब कोई भी ट्रेड बैरियर ना हो, किसी तरह का व्यापार पर कोई प्रतिबंध ना हो, तो ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म को दिखाता है। तो इस तरह से हम लिबरलिज्म को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाई वाज द डिकेड ऑफ 1830s नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो 1830s का टाइम ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का क्यों था यूरोप में? तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इस टाइम में यूरोप में सबसे पहली चीज जो हुई वो बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड ऑफ फूड, एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी चीजें। और इसके साथ साथ पॉवर्टी भी बढ़ती है, हंगर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना। और ये सारी चीजें हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप क्रिएट करता है। तो एक तरफ मास प्रोडक्शन जो हुआ, उस मास प्रोडक्शन से होने वाले बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बैड भी थे, जहां पर लोकल ट्रेडर्स को मास प्रोडक्शन का कंपटीशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक हार्डशिप का एक बहुत बड़ा रीजन था। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेम द सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म्ड बाय मैजनी इन मार्सिलीज। ठीक, तो मैजनी का नाम बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं। इटालियन यूनिफिकेशन में गुसेप्पे मैजनी का बहुत बड़ा रोल रहा। मैजनी ने सबसे पहले इटालियन लोगों को इंस्पायर किया कि इटली को 7 स्टेट से एक स्टेट में कन्वर्ट किया जाए, यूनिफाइड किया जाए। तो मैजनी ने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी मार्सिलीज में, उसका नाम था यंग इटली। क्या नाम था? यंग
इटली। ठीक, यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी, एक और सीक्रेट सोसाइटी थी इनकी, बाद में बनाई इन्होंने यंग यूरोप। तो याद रखिए यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों सीक्रेट सोसाइटीज की हैं, मैजनी की बनाई हुई हैं। लेकिन मार्शलिज में जब पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, यंग इटली। What was the underlying idea behind the concept of Zolverin formed in 1834? तो जॉल्वरिन पर एक क्वेश्चन मैं इससे पहले भी डाल चुका हूं। जॉल्वरिन क्यों बनाया गया था? तो याद रखिए पहले के टाइम में बहुत सारी करेंसीज हुआ करती थी, है ना। जैसे मान लिया कि आप कहीं पर रहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में दूसरी करेंसी चल रही है, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में दूसरी करेंसी चल रही है। तो आसपास बहुत सारे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश 75 डिस्ट्रिक्ट है तो 75 करेंसीज। आप सोच लीजिए कि ट्रेड करने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जॉल्वरिन इसलिए बनाया गया था कि बहुत सारी करेंसीज को हटाकर कुछ कॉमन करेंसीज लाई जाएं, है ना। पहला काम ये। दूसरा, जो बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज लगाए जाते थे, मतलब आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो रास्ते में जितने राज्य बढ़ रहे हैं, हर राज्य आपसे अलग अलग तरह से टैक्स ले रहा है। इससे क्या होता है कि प्रॉफिट ट्रेडर्स का कम हो जाता है और चीजों के प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। देखिए किसी प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे आप, उसका प्राइस उतना ही बढ़ जाता है। तो ट्रेड में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए जॉल्वरिन बनाया गया था कि ट्रेड बैरियर्स को हटाया जा सके, ट्रेड बैरियर्स को हटाया जा सके, है ना। मतलब व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके, कस्टम ड्यूटीज को कम किया जा सके, है ना। तो ये जॉल्वरिन बनाने के पीछे जो मेन आइडियाज थे यही थे, कॉमन करेंसी का बनाना, ट्रेड बैरियर्स को हटाना, कस्टम ड्यूटीज को हटाना। एक आप देख सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट। जैसे हम कहें कि यहाँ पर 1 किलो आलू में 10 आलू मिलते हैं और कहीं 1 किलो आलू में 20 आलू मिलते हैं। तो पहले सिस्टम यही था कि मेजरमेंट और वेट करने का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होता था, तो इससे भी व्यापारियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो मेजरमेंट और वेट करने को भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये जॉल्वरिन काम कर रहा था। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाई डिड द बाल्कन region become the most serious source of the nationalist tension in Europe after 1871? तो 1871 के बाद बाल्कन रीजन में, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन क्यों क्रिएट हो गया? तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बाल्कन है क्या? तो आप जानते हैं बाल्कन रीजन उन कंट्रीज को कहते हैं जो कभी ऑस्ट्रियन हंगरी, जो आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। तो ऑस्ट्रियन एम्पायर का पार्ट थी आज की, आप देखते हैं रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक, ऐसे ही सर्बिया, है ना, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो जब ऑस्ट्रियन एम्पायर वीक होने लगा तो ये छोटी छोटी टेरिटरीज ये डिसइंटीग्रेट होने लगी, इस एम्पायर से टूटकर अलग होने लगी और इंडिपेंडेंट होने लगी। तो इंडिपेंडेंस होने की वजह से इन लोगों में एक टेंशन क्रिएट हो गया। टेंशन ये था कि ये जब टूट कर अलग हो रहे थे तो ये एक दूसरे से बहुत जलते थे, ये एक दूसरे से लड़ रहे थे और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी एक्वायर करने के लिए दौड़ रहे थे। उसी टाइम में बाल्कन रीजन के वीक हो जाने की वजह से उस समय जो यूरोप की मेजर पावर्स थी, जैसे आपका जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, है ना, ये सारी कंट्रीज, इनमें एक रेस लगी हुई थी कि किसके पास कितनी ज्यादा टेरिटरीज होगी, किसके पास कितनी ज्यादा कॉलोनीज होगी। तो इन लोगों ने बाल्कन रीजन को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी कंपटीशन में, इसी रेस में आपने देखा कि वर्ल्ड में पहला वर्ल्ड वॉर क्रिएट हुआ 1914 टू 1918, और ये हुआ था शुरुआत सर्बिया से। अभी मैंने कंट्री का नाम लिया था सर्बिया, ठीक। जब आप देखते हैं ऑटोमन एम्पायर के एक प्रिंस गए थे सर्बिया, और सर्बिया में उनकी और उनके वाइफ की डेथ हो गई, मर्डर हो गया, और वहीं से शुरुआत हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। अब आते हैं, देखते हैं व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स ऑन जर्मेनिया सिंबलाइज्ड। तो जो क्राउन है, आप देखिएगा एक जो चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जर्मेनिया और आपका जो और भी जो यहाँ पर दिए हुए हैं
उन एलिगरीज के सिंबल्स के मीनिंग्स दिए हुए हैं, उनकी बॉडीज में जो उन्होंने स्वार्ड ले रखा है, जो उन्होंने पहन रखा है, जिस कलर की ड्रेसेस, जो उन्होंने क्राउन पहन रखा है, उन सब के सिंबल्स के अलग अलग मीनिंग्स हैं। वो मीनिंग्स बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, मैचिंग में पूछा जा सकता है, ठीक, या आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है, तो आपको अगर याद रहेगा तो आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। जो ओक लीव्स जर्मेनिया ने पहन रखा है वो किसका सिंबल है, तो याद रखिए ये हीरोइज्म का सिंबल है। किसका है, हीरोइज्म का। तो नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of social and democratic republic। तो अभी कल ही बात कर रहे थे, फ्रेडरिक सोर्यू, है ना, कौन है, फ्रेडरिक सोर्यू। तो पेंटिंग किसने बनाई, फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाई, 4 प्रिंट्स में बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाया, एक उनका यूटोपियन विजन था जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पर बेस्ड था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, इंपैक्ट ऑन प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक, तो सिविल कोड जो नेपोलियन ने 1804 में इंट्रोड्यूस किया था, उसने प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ पर किस तरह से प्रभाव डाला। तो पहले जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसमें फ्यूडल सिस्टम चलता था, है ना, क्लास स्टेट बेस्ड सिस्टम था, जहां सोसाइटीज बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी। तो इसमें क्या होता था कि लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे, जिन्हें कहते थे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, है ना। अब जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने कुछ रिफॉर्म किए, है ना। सबसे पहला आता है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये उसका एक बहुत बेकार काम है ना, इसको हम एक उधर साइड कर दें। अब अच्छे कामों की बात करते हैं। अच्छे काम क्या किए, नेपोलियनिक कोड के थ्रू उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, है ना, प्रशासन को थोड़ा सा सही करने के लिए। उसमें क्या क्या किया, सबसे पहला काम उसने जो किया वो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इसको खत्म कर दिया कि प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होगा, ठीक है, किसी को जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। दूसरा क्या किया, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी दी सबको, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको सिक्योर किया, लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती थी। और क्या किया, लोगों को राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यहां हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून सबके लिए बराबर होगा। और क्या किया, कम्युनिकेशन, ठीक, एंड ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया था, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया। सर्फडम को एबॉलिश किया, सर्फडम, सर्फ्स कौन होते हैं, तो याद रखिए सर्फ मीन्स होता है स्लेव पीजेंट्स, ऐसे किसान जो कि पहले गुलाम की तरह काम करते थे, ठीक, तो उनको आजाद किया। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ की। तो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ में यही आता है कि सबसे पहले प्रिविलेज को खत्म किया, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी सबको दिया, और राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ दिया। तो ये 3 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। आइए नेक्स्ट आते हैं। Who was described by Metternich as the most dangerous enemy of our social order। तो मैटरनिक का सोशल ऑर्डर कैसा है, कंजर्वेटिव है। कैसा है, कंजर्वेटिव। सबसे पहले याद रखिए मैटरनिक ने क्या कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका कोट आता है कि when France sneezes rest of the Europe catches cold, है ना, जब फ्रांस छींक देता है तो पूरे यूरोप को, बाकी बचे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो मैटरनिक ने जिसको मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर बताया वो थे मैजनी। क्या थे, मैजनी, क्योंकि मैजनी ने जो यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था उसके थ्रू उन्होंने चीजों को यूनाइट करने की और यूनिफिकेशन की बातें की थी। तो ये उनको समझ में नहीं आया। कहीं कहीं आप आंसर देखेंगे तो रूसो भी दिखा देगा, ठीक है, लेकिन अभी आपको मैजनी पर ही फोकस करना है। तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिपिक्टेड इन सोरियोस पेंटिंग। तो सोरियो की पेंटिंग में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या दिखाता है। तो आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में देखते हैं उसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक, और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये सबसे पहले तो आप याद रखिए ये लिबर्टी को दिखाता है, किसको, लिबर्टी को, ये दिखाता है फ्रीडम को, किसको, फ्रीडम को, है ना। दूसरी तरफ दिखाता है ये एनलाइटमेंट को, एज ऑफ एनलाइटमेंट,
एज ऑफ इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट कौन सा एज है? जहां हम लॉजिक को ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, और लॉजिक बेस्ड नॉलेज को ही एक्सेप्ट किया जाता है, उसे कहते हैं एनलाइटमेंट, पुनर्जागरण, नवजागरण, है ना। इसके साथ ह्यूमन राइट्स को दिखाता है। इसको दिखाता है ह्यूमन राइट्स को, ठीक। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इतनी सारी चीजों को दिखाता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट डज द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रिफर टू एन पॉलिटिकल सेंस। तो हम देखें एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड आया है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है? हिंदी में कहें तो होता है निरंकुश, है ना, शासक, निरंकुश शासक। इट मींस निरंकुश का मतलब क्या है? निरंकुश का मतलब कि ऐसा जिस पर कोई अंकुश ना हो। इट मींस अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम विदाउट कॉन्स्ट्रेंट, विदाउट कॉन्स्ट्रेंट्स। इट मींस एक ऐसा गवर्नमेंट या एक ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा रूलर जिसके ऊपर कोई भी कांस्टेंट, कोई सीमाएं, कोई अंकुश ना हो, है ना। बिल्कुल शिवगामिनी देवी की तरह हो, मेरा वचन ही है शासन, ठीक। आइए आगे देखते हैं। व्हाई डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 फेल। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में फेल क्यों हो गया, ठीक। आइए इसके आगे देखते हैं। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आता है लिबरल रेवोल्यूशन से। आप देखते हैं एक कॉन्सेप्ट है आप में, लिबरल रेवोल्यूशन। अब लिबरल रेवोल्यूशन क्या था? तो एक टाइम में जर्मनी यूनिफाइड होने के पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई थी। किसने बनाई थी? वहां के जो रिच और थोड़ा इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने पार्लियामेंट बनाया। कहां बनाया? तो याद रखिए सेंट पॉल में, सेंट पॉल चर्च। वो सेंट पॉल चर्च गए और उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया जिसे कहा गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्या कहा गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो इन्होंने पार्लियामेंट बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। क्या लिख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद उस समय वहां के जो किंग थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक, जल्दी से बताइए क्या नाम था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। उनको इनविटेशन भेजा कि अब आप अपनी पावर छोड़ दीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, हम आपको अपना राजा मान लेंगे, हमारे राजा बन जाइए। लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने ऐसा मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने क्या किया? बाहर की दूसरी मोनार्कीज के हेल्प से और पार्लियामेंट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। अब पार्लियामेंट फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इन्होंने वहां रह रहे वर्कर्स और पीजेंट्स का साथ नहीं लिया था, है ना। मतलब उन्होंने लो क्लास सोसाइटी को नेग्लेक्ट कर दिया। इसीलिए जब इनका दमन हो रहा था तब इनको लो क्लास सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पूरी तरह से फेल हो गया 1848 में। ओके, तो ये याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। नो डाउट यूरोप में इतनी भी सिविलाइजेशन है, जितनी सभ्यताएं आज आप देखते हैं, वो सारी सभ्यताएं कहां से निकली हैं? तो याद रखिए ग्रीक से निकली हैं। किससे निकली हैं? ग्रीक। तो ग्रीक को कहा जाता है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल मीन्स होता है पालना, है ना, यूरोपीय सभ्यताओं का पालना, जहां बच्चे पाले जाते हैं। तो यूरोप में आज जितने बच्चे हैं वो सब ग्रीक से ही निकले हैं। आइए अब हम चैप्टर 2 पर आ जाते हैं। व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1921 में और गांधी जी ने इसे कॉल ऑफ किया फरवरी 1922 में। तो दो फैक्ट ऐसे याद रख दीजिए। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों कॉल ऑफ किया गया था? तो याद रखिए 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट। कहां हुआ? गोरखपुर में। और क्या था आप सभी जानते हैं, कल मैंने वीडियो में बताया भी था कि एक पुलिस स्टेशन को कुछ सत्याग्रहियों ने जला दिया और उसमें बहुत सारे पुलिस वालों की डेथ हो गई। ठीक, गांधी जी को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। तो गांधी जी का जो मोटिव था वो था एक ऐसा सत्याग्रह जो नॉन वायलेंस पर बेस्ड हो। इस पर नॉन वायलेंस। तो गांधी जी ने क्यों वापस लिया? चौरी चौरा की वजह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ रॉलेट एक्ट पास्ड इन 1919? ये भी मैं बता चुका हूं। रॉलेट एक्ट का मेन पर्पस क्या था? नेशनलिस्ट
मूवमेंट को प्रिवेंट करना, है ना, मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट को होने से रोकना। और ऐसा तभी हो सकता था जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए जा सके, है ना, प्रिजनर्स। तो ये क्या करता था, पॉलिटिकली रॉलेट एक्ट जो आया उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोगों को 2 इयर्स तक बिना वारंट, बिना कस्टडी, सॉरी बिना जो है ट्रायल के अरेस्ट करने का राइट दे दिया। सो हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। याद रखिए ये ईयर भी बहुत जरूरी है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में किसने ऑर्गेनाइज की थी। तो ये डिप्रेस्ड क्लास जो आप देख रहे हैं यही आज की शेड्यूल्ड क्लास है, जिसको आप शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने बनाई, अब तो बिल्कुल बता देंगे आप, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है। सो व्हाट डिड बेगार मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन अवध। तो आप देखते हैं अवध में पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक, और उस पीजेंट मूवमेंट में कौन सी सभा बनी थी, तो याद रखिए अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, ठीक। किसकी लीडरशिप में बनी थी, तो याद रखिए बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, बाबा रामचंद्र, जो पहले इंडेंचर्ड लेबरर की तरह काम कर चुके थे। तो व्हाट इज द टर्म बेगार, अब बेगार पे आते हैं। बेगार क्या है, फ्री लेबर, फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फ्री एंड फोर्स्ड लेबर, जहां पर आपसे बिना पैसे के, आपकी बिना इच्छा के आपसे काम करवाया जाए, तो उस काम को कहते हैं बेगार। हमारे यहाँ कहते हैं ना बेकार से बेगार भला, खाली बैठने से अच्छा है किसी के लिए कोई काम ही कर दो, फ्री कर दो, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विच फेमस बुक वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी इन 1909 एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज ऑन नॉन कॉपरेशन। तो गांधी जी की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन नॉन कॉपरेशन में अपने व्यूज उन्होंने जो दिए हैं वो दिए हैं उनकी बुक हिंद स्वराज में। इसमें हिंद स्वराज, तो याद रखिए हिंद स्वराज में उन्होंने क्या कहा कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस, सो व्हेन इंडियन स्टार्ट टू नॉन कॉपरेट, है ना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड कोलैप्स विद इन 1 ईयर, ठीक। तो उन्होंने कहा कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई है वो भारतीयों की सहायता से हुई है, और भारतीयों ने अगर सहायता करना बंद कर दिया, सहयोग करना बंद कर दिया, 1 साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, नो डाउट। आइए, तो व्हाई वाज साइमन कमीशन बायकॉटेड बाय इंडियंस व्हेन इट अराइव्ड इन 1928। तो याद रखिए 1919 में इंडिया में, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था। क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या रिफॉर्म आया था, है ना, और इस रिफॉर्म को चेक करने के लिए यह बताया गया था कि 10 साल के बाद एक कमेटी भेजी जाएगी जो इस रिफॉर्म को चेक करेगी कि आखिर इस एक्ट के थ्रू जो चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं वो सक्सेसफुल हुई या नहीं। तो ये होना था 1929 में, अगर हम 10 ईयर्स ऐड करेंगे तो कब आएगा, 1929। लेकिन साइमन कमीशन बना दिया गया 1927 में, और वहां से निकलकर 1928 में इंडिया पहुंच गया। और इंडिया जब आया साइमन कमीशन, तो इंडियंस ने इसे बहुत बुरी तरीके से, है ना, स्वागत किया। कैसे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक। ऐसा क्यों था, यही पूछा गया है। इसलिए था विदाउट इन साइमन कमीशन देयर वाज नो इंडियन, देयर वाज नो इंडियन, तो एक भी भारतीय को इसमें मेंबर नहीं बनाया गया था। और अगर भारतीयों के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है या उसकी कोई रिव्यू लिया जा रहा है तो उसमें भारतीयों को भी बोलने का अधिकार होना चाहिए। आप जानते हैं इसी 1928 में साइमन कमीशन में गो बैक साइमन, गो बैक साइमन का नारा लगाते हुए हमारे फेमस लीडर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय। और इसी में उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे पड़ी हुई अंग्रेजों की लाठियां अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील साबित होंगी। और इसी से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज बहुत ज्यादा भड़क गए और उन्होंने वायलेंट एक्शंस करने स्टार्ट कर दिए थे। आई
So what was the significance of the Pune Pact of September 1932? पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट क्या था? याद रखिए, पैक्ट मीन्स होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। ठीक, तो पूना पैक्ट क्यों हुआ? पूना पैक्ट हुआ जब गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में झगड़ा हो गया 1931 में, सेकंड राउंड टेबल समिट जो लंदन में हुई थी। तो झगड़ा किस बात को लेकर था? बी आर अम्बेडकर का कहना था कि हम जो डिप्रेस्ड क्लास, अभी जिसकी बात मैंने की थी, एससीज एसटीज, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब इनके लिए एक अलग चुनावी क्षेत्र होना चाहिए, उसमें सिर्फ यही इलेक्शन लड़े, यही जीते। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो ये समाज की मुख्य धारा में कभी भी नहीं जुड़ सकते, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया और सेकंड राउंड टेबल समिट फेल हो गई। फिर जब गांधी जी वापस आए और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो दूरियां थी उसको पूना पैक्ट के थ्रू खत्म किया गया। उनके बीच में जो मिस कम्युनिकेशन हुआ वो पूना पैक्ट में शांत हुआ, और ये हुआ था यरवदा। कहां पर हुआ था? यरवदा में। ठीक, पूना पैक्ट के टाइम में गांधी जी यरवदा जेल में थे। तो ये इसमें क्या हुआ कि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी ने आपस में समझौता कर लिया। बी आर अम्बेडकर से गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ दो और हम काउंसिल में जो इलेक्शन होंगे उनमें सेपरेट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व सीट प्रोवाइड करवा देंगे और इससे उनको रिप्रेजेंटेशन एससी एसटीज को मिल जाएगा। और फिर ये बात यहीं फाइनल हो गई और पूना पैक्ट में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। नेक्स्ट आया, अंडर विच एग्रीमेंट डिड गांधी जी एग्री टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? तो गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन जाने के लिए किस एग्रीमेंट में राजी हुए? तो याद रखिए, जब सॉल्ट मार्च गांधी जी ने किया था, सॉल्ट मार्च के बाद गांधी जी के साथ बहुत सारे उनके लीडर्स को, कांग्रेस से जुड़े हुए फेमस लीडर्स को, इवन बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, सबको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। लगभग 1 लाख गिरफ्तारियां हुई थी भारत में। कितनी? 1 लाख गिरफ्तारियां। और उन गिरफ्तारियों में बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको जेल में नहीं होना चाहिए, बच्चे, बूढ़े, है ना, बुजुर्ग, महिलाएं। तो उनको आजाद कराने के लिए गांधी जी से इरविन ने समझौता किया था। किसने? इरविन ने। ठीक, तो कौन सा एग्रीमेंट था? गांधी इरविन एग्रीमेंट। याद रखिए, गांधी इरविन एग्रीमेंट। और ये कब हुआ था? 1931, जिसमें गांधी जी से कहा गया कि आप अगर लंदन जाएंगे सेकंड राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए तभी हम इन प्रिजनर्स को छोड़ेंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा धोखा था जो कि बाद में गांधी जी को रियलाइज हुआ, लेकिन तब तक गांधी जी तक ठगे जा चुके थे। आइए, सो व्हाट वाज द मेन इश्यू बिहाइंड द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1917? 1917 में हुए खेड़ा सत्याग्रह के पीछे मेन इश्यू क्या था? तो आप देखते हैं, पहला सत्याग्रह था चंपारण। मेन इश्यू था फोर्स्ड इंडिगो प्रोडक्शन। फोर्स्ड इंडिगो प्रोडक्शन। ठीक, जबरदस्ती इंडिगो की खेती किसानों से करवाई जाती थी और उसी के अगेंस्ट गांधी जी को बुलाया गया था कि गांधी जी आए और इसको रुकवाएं। गांधी जी सक्सेस हुए यहाँ पर। फिर दूसरा हुआ खेड़ा। खेड़ा में प्रॉब्लम क्या थी? खेड़ा की प्रॉब्लम थी क्रॉप फेलियर। क्या थी? क्रॉप फेलियर। और क्रॉप फेलियर हो जाने के बाद भी किसानों से टैक्स मांगा जा रहा था। ठीक, साथ साथ वहां प्लेग भी फैला हुआ था। प्लेग, एक महामारी भी फैली हुई थी। तो खेड़ा सत्याग्रह का पर्पस था टैक्स को फ्री कराना, कि हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हमारी क्रॉप फेल हो चुकी है। खेड़ा सत्याग्रह भी सक्सेस रही। आगे देखते हैं। तो व्हाट डिड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 मीन फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम? तो असम में जो प्लांटेशन वर्कर काम करते थे उनके लिए इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट का मतलब था कि ये प्लांटेशन वर्कर्स विदाउट परमिशन ऑफ ओनर या प्लांटर, है ना, प्लांटेशंस को छोड़कर अपने घर वापस नहीं जा सकते थे। ठीक, तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ने एक तरह से इन प्लांटेशन वर्कर्स को इनके प्लांटेशंस में कैद कर दिया था। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द 2 ब्रदर्स हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो वो 2 भाई कौन थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया? तो ये थे अली ब्रदर्स। क्या थे? अली ब्रदर्स। दोनों नाम आपको आते होंगे, मैं 2 बार ले चुका हूं इनका नाम। अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। शौकत अली एंड मोहम्मद अली, याद रखिए दोनों नाम। So why was the अल्लूरी सीताराजू of गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश फेमस? क्यों फेमस है? तो ये फेमस है गुरिल्ला
मिलिटेंट वॉर के लिए। किसके अगेंस्ट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर रहे थे। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में जो रहने वाले फॉरेस्ट सोसाइटीज थी उनके लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, है ना, छापा मार युद्ध, मार के छुप जाना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू की। तो अल्लूरी सीताराम राजू गुडेम हिल्स में रहते थे और वहां के फॉरेस्ट सोसाइटीज को लीड कर रहे थे। ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, ब्रिटिशर्स को मारकर, उनके ऑफिसर्स को मारकर छुप जाना। ये क्यों ऐसा था? क्योंकि उस समय जो फॉरेस्ट पॉलिसीज आई थी वो बहुत ही ब्रूटल थी। फॉरेस्ट पॉलिसीज के थ्रू फॉरेस्ट में रहने वाले बहुत सारे लोगों को, कम्युनिटीज को फॉरेस्ट से बाहर कर दिया गया, उनके ट्रेडिशनल राइट्स छीन लिए गए, और जिसके खिलाफ ये एक बिल्कुल बिरसा मुंडा की तरह ही एक मूवमेंट चला रहे थे, जैसे उलगुलान मूवमेंट चलाया था बिरसा मुंडा ने मुंडा एरिया में, है ना। तो अल्लूरी सीताराम राजू वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई महात्मा गांधी। याद रखिए, महात्मा गांधी से ये इन्फ्लुएंस थे। कैसे इन्फ्लुएंस थे? तो ये अपने लोगों को कहते थे कि आप गांधी जी के कहने के अकॉर्डिंग खादी पहनिए, लिकर छोड़ दीजिए, शराब पीना बंद कर दीजिए, साफ सफाई रखिए। लेकिन साथ साथ एक पॉइंट पर ये गांधी जी से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि ओनली थ्रू वायलेशन वी विल गेट फ्रीडम, है ना। हमें सिर्फ वायलेंस के थ्रू ही और इनके रूल्स को वायलेट करके ही हमें फ्रीडम मिल सकती है। ठीक, नॉन वायलेंस के थ्रू हम फ्रीडम नहीं ले पाएंगे। So what was the slogan given by during साइमन कमीशन? अभी बताया था क्या था स्लोगन? साइमन गो बैक। याद रखिए, स्लोगन था जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो स्लोगन दिया गया साइमन गो बैक। नेक्स्ट आता है व्हाट डिड पूर्ण स्वराज मीन? पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? फुल इंडिपेंडेंस। क्या है? फुल इंडिपेंडेंस। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। एंड व्हेन वाज इट फॉर्मली अडॉप्टेड? इसे फॉर्मली कब अडॉप्ट किया गया? तो याद रखिए, एक कांग्रेस सेशन हुई थी लाहौर में इन 1929, और इसमें लीड किया था JL नेहरू ने। किसने? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में ये कांग्रेस सेशन में फुल इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड करवाया कि हम 1930 से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। दैट्स वाई जब हम बात करते हैं कि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था, हमने 26 जनवरी जो कि कल है, इतने दिन वेट क्यों किया? उसके पीछे रीजन यही था कि जो हमने 1930 में पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था उसे एक मोमेंटम के रूप में क्रिएट करने के लिए। ठीक, क्योंकि पूर्ण स्वराज के बाद पहला इंडिपेंडेंस, जबकि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी हमने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाई थी। ठीक, तो कब हुआ? लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 लेड बाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक, मीनिंग फुल इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। तो व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं सॉल्ट को ही क्यों चुना गया था? गांधी जी की कितनी डिमांड थी? 11 डिमांड्स। कितनी? 11 डिमांड्स। किससे करी थी? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो उस समय इंडिया के वायसराय थे। ठीक, तो 11 डिमांड्स थी, और 11 डिमांड्स में जो सबसे मेजर डिमांड थी वो थी एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक पर लगा हुआ जो भी कानून है उसको, जो टैक्स है उसको हटाया जाए, और साथ साथ इंडियंस को टैक्स प्रोडक्शन साल्ट प्रोडक्शन का राइट भी दिया जाए, है ना, कि भारतीय भी साल्ट बना सकें, नमक बना सकें। अब इसे ही क्यों चुना? नमक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि आप जानते हैं कि सॉल्ट इज कंज्यूम्ड बाय बोथ रिच एंड पुअर, है ना। ये ऐसी चीज है जो गरीब अमीर सभी को चाहिए, नमक। तो ये लोगों को एक मुद्दे से जोड़ती थी, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, व्यापारी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी नमक खाते हैं। नमक तो सबको चाहिए भाई। ठीक, तो नमक सबको यूनाइट कर सकता था, इसलिए नमक वाला मुद्दा गांधी ने उठाया, और फिर ये सॉल्ट मार्च हुआ। कब हुआ? तो याद रखिए 1930।
गांधी जी गए कहाँ, डांडी, और डांडी में जाकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाया और उन्होंने बता दिया कि हम नमक बना सकते हैं और आज से हम नमक बनाएंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और उसके बाद पूरे भारत में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के सेशन में। हम आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर्स के और इसके भी। अगर इन चैप्टर्स में भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है जो आप घर पे पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते रहिए। 100 आउट ऑफ 100 आपको स्कोर करना है। 20 मार्क्स तो स्कूल से मिल ही जाएंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। 80 आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।